गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे युगपत समीकरण किसे कहते हैं और एकपद समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, जिसके अंतर्गत है दो चर वाले रेखीय समीकरण। चर राशि जैसे जानते हो दो प्रकार की राशियां होती है, एक चर और एक अचर। तो चर किसे कहते हैं? जिसके मान बदलते हैं। और जो अचर किसे कहते हैं? जिसके मान कभी नहीं बदलते। देखिए, एक समीकरण हम लिखते हैं x प्लस 3 इक्वल 5। समीकरण का मतलब समझते हो ना, कि बायां पक्ष और दायां पक्ष जब दोनों बराबर होता है वो क्या होता है? समीकरण होता है। जिस राशि चर राशि पर घात एक होती है, एक लिखा नहीं जाता, जिस चर राशि पर घात एक होती है उसे कहते हैं रेखीय समीकरण। अब इसमें केवल एक चर राशि है तो इसको दो चर वाले रेखीय समीकरण नहीं कहेंगे। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण किसे कहेंगे? मान लीजिए लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इसमें x एक राशि है और y दूसरी राशि है। बाकी 3, 2 और 5 क्या है? अचर राशियां हैं। और इस पर घात कितनी है? 1। और इस पर भी घात कितनी है? 1। तो जिस पर घात 1 हो वो रेखीय समीकरण कहलाते हैं। जिसमें एक राशि हो तो वो एक चर राशि वाले रेखीय समीकरण कहलाएंगे। और जिसमें दो चर राशियां हो उसे दो चर वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। तो दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं ये तुम्हें पता चल गया। अब इनका युग्म हो, यानी x और y एक दो चर राशि वाले दो समीकरण हो, इनका युग्म हो। कैसा युग्म हो? पहले अब इसका व्यापक रूप समझिए। व्यापक रूप व्यापक रूप क्या होता है? इन्हीं समीकरण को, दो चर वाले रेखीय समीकरण को व्यापक रूप में हम लिखते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जहाँ पर a1, b1 और c1 ये कैसी राशियाँ हैं? अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि है। और x और y कैसी राशि है? चर राशि है। तो इसे कहते हैं व्यापक रूप। किसी भी रैखिक समीकरण का, दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण का ये है व्यापक रूप। ये a1, b1 और c1 ये क्या है? अचर राशि हैं। ये संख्या प्लस में भी हो सकती है और माइनस में हो सकती है। एक दूसरा जो समीकरण बनेगा तो उसका मान लीजिए ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a2, b2 और c2 ये कैसी राशि है? अचर राशि है। और यहाँ पर x और y कैसी है? चर राशि है। तो बच्चों, दो अज्ञात मतलब जिसका मान हमको पता नहीं है, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण, ये एक हुआ और ये दो, यानी दो समीकरण हुआ। दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म को क्या कहते हैं? युगपत समीकरण। अच्छा, और दूसरी पहचान क्या है युगपत समीकरण की? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1, a2, b1, b2 क्या है? अचर राशि है। अब इसको दूसरी तरीके से समझिए कि ये दो समीकरण इसको दूसरे रूप में मान लीजिए, लिखिए 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको दो तरीके से लिखा जाता है। समीकरण अभी आपके आगे आएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y
इक्वल टू, ये प्लस में इधर -5, और इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3y इक्वल टू -6। यानी दो कैसे समीकरण है ये? दो चर वाले रेखीय समीकरण है। अब इसमें देखिए A1 क्या है, A2 क्या है, 3 क्या है हमारा, 3 है हमारा A1, और 2 क्या है B1, और 5 क्या है C1। यहाँ पर 2 भी है क्या, A2, A1 है ये A2, 3 क्या है B2, और 6 क्या है C2। ये पहले समीकरण में और ये दूसरे समीकरण में। तो A1/A2 यानी 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3। देखिए यहाँ 3/2 है, ये 2/3 है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी दोनों कैसे समीकरण है, युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण की पहचान होती है कि इसकी जो दोनों राशियां हैं, x चर राशि का, दोनों समीकरणों की चर राशि का अनुपात, पहली चर राशि के अनुपात और दूसरी चर राशि का अनुपात आपस में कभी भी बराबर नहीं होता है। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसे कहते हैं युगपत समीकरण। समझ में आ गया? अब युगपत समीकरण को हल कैसे किया जाता है? तो युगपत समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। 3 विधि है। कौन कौन सी विधि है? पहली है सारणी विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी है विलोपन विधि। तो बच्चों, जो 3 प्रकार की होती हैं, सारणी विधि अलग, प्रतिस्थापन विधि अलग और विलोपन विधि अलग। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि आप सारणी विधि से ज्ञात करिए तो सारणी विधि से, कहे प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से, कहे विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से ज्ञात करिए। अब तीनों क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे। काम आती है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। सारणी विधि आपके इस अभ्यास में है, इसलिए थोड़ा सा हम बता देंगे। वैसे सारणी विधि से अधिकतर क्वेश्चन हल नहीं किए जाते हैं, अधिकतर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल किए जाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और हम तीनों विधियों से निकाल के आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सारणी विधि से कैसे हल होता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है और विलोपन विधि से कैसे हल होता है। मान लीजिए अभी कैसे बताइए, कौन सा समीकरण हल कर रहे हैं? युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण जैसे ही आया दिमाग में तो तुम्हें पता होना चाहिए कितने समीकरण होंगे, यानी 2 समीकरण होंगे, और दोनों 2 समीकरण होंगे। तो 2 समीकरण है, मान लीजिए एक है x + y = 4 और दूसरा है 5x + 12y = 13। ये कितने समीकरण है? 2 समीकरण है। जैसा कि पहली विधि है सारणी विधि, पहली विधि है सारणी विधि। सारणी विधि का मतलब है यानी सारणी को बनाना। सारणी विधि का मतलब है सारणी बनाना। तो 2 समीकरण है, पहला है x + y = 4, इसको हम y के रूप में लिखेंगे, तो y के व्यापक रूप में लिखेंगे। ये तो 4 लिखा है, ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -x, y के रूप में। और दूसरी सारणी हमारी है, दूसरा समीकरण है 5x + 12y = 13। अब इसको y के रूप में लिखेंगे तो 12y बराबर क्या हो जाएगा 13 - 5x, और y = हो जाएगा 13 - 5x/12। बच्चों देखिए ध्यान से, अब सारणी बनाते हैं तो सारणी बनाने का तरीका क्या है, ये मैंने बनाई।
इसमें हम x का मान कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 -1 -2 और दोनों समीकरणों के लिए हमको सारणी बनानी पड़ेगी x और y का। ध्यान से देखेंगे, इसके लिए अब पहले के लिए अलग बनाई मैंने, दूसरे के लिए अलग बनाई है। इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके पहले आप 7th में और रेखीय समीकरण में आपको मान रखना आता है। मान लीजिए हमने x बराबर, कहीं हम एक रफ कॉलम लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक रफ कॉलम लिया मैंने, x बराबर 1 रखें इसमें, तो x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस x की जगह 1 लिखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। यानी x का मान 1 रखेंगे तो आंसर यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 3। और इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो दूसरे समीकरण में 13 माइनस 5 में 1 का गुणा करोगे, 5 एकम 5 बटे 12, मतलब 13 में से 5 गया 8, 8 बटे 12 और इसको हल करिए, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, यानी 2 बटे 3। ध्यान से देखिए, तो इस यहाँ 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 बटे 3। देखिए दोनों में यहाँ 1 रखा तो इसका मान 3 आया यहाँ, और इसका 2 बटे 3। अब यहाँ पर चलिए 2 रख के देखते हैं। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 में से 2 घटे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ 2 रख के देखेंगे तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 12, यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बटे 4। 2 रखने पर आंसर आया 1 बटे 4। चलते हैं 3 रख के देखते हैं। 3 रखेंगे तो 4 में से 3 गया, कितना आंसर आ गया, 1। 4 में से 3 घटा, आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 बचे क्या होता है, 15, और 13 में से 15 तो घटेगा नहीं, तो 15 में से 13 घटेगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। और 15 में से 13 गया 2, 2 बटे 12, यानी 2 एकम 2, 2 छंग 12, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो आंसर आएगा -1/6। ठीक है। अब देखिए 4 रख के देख लीजिए। 4 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, 0। y का मान कितना आ जाता है, 0। अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 पंजे 20, 20 में से 13 घटाएंगे तो -7 बटे 12। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो -7 बटे 12। चलिए प्लस में नहीं आ रहा है, माइनस में रख के देखते हैं। -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 रखते हैं यदि x का मान, तो y का मान क्या आ जाता है, 5। यहाँ पर हम माइनस रखते हैं तो -1 रखते हैं तो 13 और 5 कितना होता है, 18 बटे 12, यानी 2 9 18, 2 छंग 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 कितना आता है, 3 बटे 2। यदि 1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो ये जुड़ जाएगा, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 बटे 12। और इसको बड़ी से बड़ी संख्या से काटोगे तो किससे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यानी माइनस रखेंगे तो आएगा 3 बटे 2। अब देखिए -2 रखिए तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ -2 रखिए आप जो है तो प्लस में आ जाएगा 10, 23 बटे 12, कितना आ जाएगा, 23 बटे 12, क्योंकि माइनस रखेंगे, -2 रखेंगे तो जुड़ जाएगा, 23 बटे 12। चलिए अब हम यहाँ पर -3 रखते हैं तो ये आ जाएगा -+7 आ जाएगा। -3 रखा तो 7 आ गया।
अब यहाँ -3 रखिए तो प्लस हो जाएगा 15, 3 बचे 15 और 15 और 12, 15 और 13, 28 हो गया। 28/12 आ जाएगा। अब इसको हल करिए तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 3 6, यानी 4 सत्ते 28, 4 3 12, 7/3। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों का आंसर मैच नहीं कर जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं -4, तो ये आ जाएगा 8, -4 रखेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 20 और 30, 33/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 11/4, -4 तो 11/4। अभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ हम एक बार 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो -1, और यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 25, 13 में से 25 में से 13 घटेगा, 12 आएगा, -1। 5 रखा तो 5 पचम 13 -25/12, और ये आ जाएगा -12/12, आंसर -1। देखिए सारणी विधि से x और y, यहाँ 1 और 3, यहाँ 1 और 3 किसी में नहीं आया, तो यानी ये नहीं होगा। 2 और 2, 2 और 2 भी कहीं नहीं आया। 3 और 1, 3 और 1 भी नहीं आया। 4 और 0, 4 आया, 4 और 0 कहीं नहीं मिल रहा है। फिर माइनस में रखा तो भी आंसर नहीं आया, -2 रखा तो भी नहीं मैच किया, -3 रखा तो भी नहीं मैच किया, -4 रखा तो भी नहीं मैच किया। लेकिन 5 रखा हमने तो x का मान 5 यहाँ पर भी आया और y का मान -1, यहाँ इसमें भी x का मान 5 रखने पर और y का मान -1, यानी सारणी विधि से x बराबर क्या आ गया 5 और y बराबर आ गया -1। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसको कहते हैं सारणी विधि। सारणी विधि में मान रख के निकालना होता है और दोनों जहाँ मैच करते हैं वहाँ पर ये पूरा हो जाता है। अब आता है दूसरी विधि, आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे होती है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी आएगी आपको। x + y = 4, समीकरण नंबर 1, और फिर है 5x + 12y = 13, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई एक समीकरण को लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को 1 का मान y के रूप में, ऐसा समझिए। x + y = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x, यानी कि y के रूप में लिखने का मतलब पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करना सभी बच्चों को आता है, तो पक्षांतर करने पर इसको हम लिखेंगे y के रूप में, तो y के रूप में लिख लिया ये मान। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से समझिएगा। एक एक समीकरण को मैंने लिया x प्लस वाई बराबर 4। अब समीकरण एक को ही मैं y का मान x के रूप में, y का मान लिखिए, समीकरण नंबर एक से y का मान x के रूप में है, ऐसा समझ लो रूप में। तो y बराबर क्या हो गया 4 माइनस एक्स। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 5x प्लस 12y बराबर 13, यानी y का मान क्या है 4 माइनस एक्स। तो 5x प्लस 12 y की जगह 4 माइनस एक्स बराबर 13। अब 5x प्लस 12 इसके बाहर है तो गुणा करेंगे तो 4 में भी गुणा होगा और x में, तो 12 का 4 में गुणा करिए, 12 चौक 48, प्लस माइनस माइनस 12 का x में गुणा करेंगे 12x बराबर 13। अब बच्चों 5x और 12x 12 माइनस 12 है और यहाँ प्लस 5 है, तो 12 में से 7 घट जाएगा, तो 7 माइनस 7x बराबर 13, और ये प्लस में है पक्षांतर करेंगे तो -48, तो -7x बराबर 48 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, यानी -35। अब माइनस और माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 35/7, 7 एकम 7, 7 बचे 35, x बराबर 5। x बराबर क्या आ गया 5। और अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर जैसा मैं लिख रही हूँ ऐसे ही लिख के करना है। समीकरण 3 क्या बना था, y बराबर 4 माइनस एक्स, तो y बराबर आ गया 4 माइनस 5 बराबर -1। क्या देखा बच्चों आपने, x बराबर 5 और y बराबर -1। यही आंसर आपका सारणी विधि से भी आया था, यही आंसर हमारा सारणी विधि से भी आया था, और यही आंसर हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी आया। और तीसरी विधि कौन सी बताई है, विलोपन विधि है। अब बच्चों विलोपन विधि से कैसे करना है, देखिए विलोपन विधि से भी हम इसी क्वेश्चन को करके आपको दिखाएंगे। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 4 और 5x प्लस 12y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों समीकरणों में से एक चर राशि को हटाते हैं। तो एक चर राशि को या तो जोड़ने पे हटेगा या घटाने पे हटेगा। तो समीकरण को जोड़ते कब है, घटाते कब है, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन हटाएंगे कैसे, जब दोनों की चर राशि और अचर राशि दोनों बराबर हो, चाहे x का ले लो चाहे y का ले लो। चलिए हम x पे बात करते हैं। यहाँ पर 5x लिखा है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं यानी कि 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता यानी कि 1 है। तो यहाँ पर भी 5x आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से इसमें गुणा कर दें। x में 5 आने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो 5 से गुणा करेंगे, ये 5x तो बनेगा, लेकिन उस 5 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में 5 से गुणा करने पर क्या बन गया, 1 से गुणा करेंगे 5x प्लस y में भी कोई संख्या नहीं 1 है, 5y इक्वल 5 को 4 में गुणा करेंगे 20। अब ये रूप बदल गया तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, समीकरण नंबर 3। अब देखिए
एक चर राशि को हमने बराबर कर लिया। दोनों में से कोई भी बराबर कर सकते हो। यदि y को बराबर करना होता तो समीकरण 1 में किससे हमको गुणा करना पड़ता? 12 से गुणा करना पड़ता, तो फिर पूरा 12 से गुणा करना पड़ता। लेकिन हमने x को बराबर किया तो 5 से किया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 की जो राशि है दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। अब इसको हमें काटना है, तो काटने के लिए ज़रूरी है कि एक का चिन्ह प्लस होना चाहिए और एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। जब चिन्ह समान होगा तो समीकरण को घटाना पड़ेगा, और चिन्ह विपरीत होगा यानी प्लस और माइनस लगा होगा तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 और 3 को घटाने पर। ध्यान रखना है बच्चों, पहले आप उतारिए 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 13। 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। समीकरण नंबर 2 और 3। ध्यान रखिएगा, ये घटाना है कि जोड़ना है, कैसे हमको ज्ञात होगा? यदि दोनों का चिन्ह एक समान है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो समीकरण को घटाना पड़ेगा। यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते समय नीचे का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा और घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये घट गया। अब ये चिन्ह को प्लस नहीं देखेंगे, घटा दिया तो यानी ये प्लस किस में बदल गया? माइनस में। अब 12 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 7y इज इक्वल टू, अब 20 में से 7 घटेगा क्योंकि 20 बड़ा है और 7 छोटा, तो -7। अब y बराबर क्या हो गया? -7/7, 7 7 कट गया 1, y बराबर क्या आ गया? -1। अब इस y का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस y का मान कितना है? -1 इज इक्वल टू 4। अब प्लस x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 4। अब -1 को पक्षांतर कीजिए तो 4 + 1, x बराबर क्या आ गया? 5। आप देखिए x बराबर 5, y बराबर -1। तीनों ही विधि से मैंने आंसर निकाला। तीनों ही विधि में क्या आया? x बराबर 5, y बराबर -1। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या सीखा? युगपत समीकरण। ध्यान से इसको जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो ना समझ में आए फिर पूछिएगा, तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे।